इससे ज्यादा अमेजिंग स्टोरी आपने पूरे इंटरनेट पे कभी नहीं सुनी होगी। 1980 में बॉबी शेफरिन सिल्वन कंट्री कम्युनिटी कॉलेज के रास्ते में होता है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे होता है। इसका बिल्कुल पहला दिन होता है इस कॉलेज में। अब बेशक वो इसी एरिया में ही रहता था, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं था कि कौन कौन इस स्कूल में जा रहा है, तो वो इस बारे में थोड़ा नर्वस होता है। साथ ही वो हाई स्कूल में पॉपुलर भी नहीं होता और नए दोस्त बनाने में तो इसको काफी मुश्किल होती थी। जब वो इस स्कूल के पार्किंग लॉट में उतरता है तो उसको दिखाई देता है बहुत बड़ी तादाद में बच्चे अपने माँ बाप की गाड़ियों से उतर रहे हैं और डॉर्म रूम्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये लंबी सांस भरता है, अपनी गाड़ी से उतरता है, अपना बैकपैक उठाता है और लॉन से होता हुआ डॉर्म बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे वो आगे चल रहा होता है, बॉबी बड़ा हैरान होता है। उसके इर्द गिर्द हर तरफ जितने भी स्ट्रेंजर्स होते हैं वो उसको ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो सब इसको जानते हैं। 2-3 बंदे तो इसको दूर से चीख कर बोलते हैं, यार तुम वापस आ गए हो, बड़ा अच्छा लगा हमें। एक लड़की तो इसकी तरफ भाग कर आती है, इसकी गाल पर पप्पी करती है और कहती है, ओ माई गॉड तुम वापस आ गए हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बॉबी उसको बोलता है, मुझे लगता है तुम किसी गलत बंदे के पास आ गई हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो लड़की मुस्कुराती है और वहां से भाग जाती है। बॉबी इस चीज से बड़ा परेशान होता है क्योंकि वो यहाँ पर किसी को जानता ही नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था यहाँ पर सारे उसको जानते हैं। खैर वो चलता हुआ डॉन बिल्डिंग के अंदर एंटर होता है। अब जैसे वो हॉल के अंदर जा रहा होता है, लोग उसको हाई फाई कर रहे होते हैं, उसकी कमर पर थपकियां दे रहे होते हैं। अब जैसे वो कॉर्नर से मुड़कर अपने डॉर्म रूम के अंदर एंटर ही होने वाला होता है तो हॉलवे से कोई उसको पीछे से चीख कर बोलता है, ओए एडी क्या चल रहा है भाई। बॉबी को पता होता है ये जो भी बोल रहा है ना ये मुझे ही बोल रहा है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन बड़ी अजीब सी होती है। उसको फील होने लग जाता है ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का ही केस है। तो बॉबी पीछे मुड़ता है और वो हॉल के एंड पर देखता है। वहां पर एक स्टूडेंट खड़ा होता है जिसको ये जानता ही नहीं था। वो इसको दूर से हाथ हिला रहा होता है और कहता है, एडी इधर आओ, क्या चल रहा है भाई। तो बॉबी उसके पास जाता है और कहता है, भाई मैं एडी नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पर हो क्या रहा है। हर कोई मुझे वो समझ रहा है जो मैं हूँ ही नहीं, मैं कोई एडी नहीं हूँ। और एडी है कौन। वो बंदा कहता है, अच्छा भाई एडी तुम वापस आ गए हो, हमें अच्छा लगा। और फिर वो लड़का भी यहाँ से चला जाता है। बॉबी कहता है, भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। तो बॉबी वहां से मुड़ता है और अपने डॉर्म रूम के अंदर एंटर हो जाता है। अंदर जाता है, दरवाजा बंद करता है। वो कहता है, मुझे जरा कुछ देर अकेले रहना है। ये चीज ठीक है ही नहीं। स्कूल में एक फ्रेश बंदा जो किसी को यहाँ पर जानता ही नहीं है, उसको कोई स्कूल में इस तरीके से कैसे कोई वेलकम कर सकता है। ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। अब उसको डॉर्म रूम में सिर्फ कुछ मिनट ही गुजरे होते हैं तो उसके दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आती है। बॉबी कहता है, लो जी अब कौन है, अब कौन मुझे वो समझ रहा है जो मैं हूं ही नहीं। वो दरवाजा खोलता है और सामने एक और स्टूडेंट होता है जिसको वो नहीं जानता था। ये लड़का खड़ा हुआ था, इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ये थोड़ा कांपने लग जाता है जैसे ही बॉबी को देखता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और सोच रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो स्टूडेंट बॉबी से पूछता है, क्या तुम अडॉप्टेड हो। बॉबी कहता है, हाँ। फिर वो स्टूडेंट इससे पूछता है, क्या तुम्हारी बर्थडे 12 जुलाई को है। बॉबी कहता है, हाँ। तो वो स्टूडेंट कहता है, अच्छा मेरा नाम माइकल है और मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ एक लड़के का जिसका नाम है एडी गैलन और तुम उसकी डिट्टो कॉपी हो, तुम उसके आइडेंटिकल ट्विन ही होगे। अब इस पॉइंट पर बॉबी को थोड़ा समझ आने लग जाती है, लेकिन उसके लिए काफी क्रेजी था ये चीज इमेजिन करना कि उसका कोई आइडेंटिकल ट्विन भी है और इसको अब तक इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो बॉबी माइकल से पूछता है, क्या मैं एडी से मिल सकता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है वो यहाँ पर स्टूडेंट ही होगा। माइकल उसको कहता है, वैसे एडी ने डिसाइड किया था कि मैं इस साल इस स्कूल में नहीं आऊंगा और इसी वजह से तुमने जितने भी यहाँ पर बंदों से बात किया वो तुम्हें एक्साइटेड थे देखकर, क्योंकि ये सारे एडी से प्यार करते हैं और इन सबको लग रहा था कि तुम वही हो, तभी इन सबको तुम्हें देखकर खुशी हो रही थी। अब ये दोनों कुछ मिनट बात करते हैं। माइकल बॉबी को बोलता है, हमें एडी को कॉल करनी पड़ेगी, हमें एक मीटिंग रखनी पड़ेगी जिसमें एडी बॉबी से मिल सके और बॉबी एडी से। तो माइकल और बॉबी बाहर भागकर पेफोन बूथ पर जाते हैं। वो अंदर घुसते हैं, एडी को कॉल मिलाते हैं। जैसे ही एडी फोन उठाता है, बॉबी फोन पकड़ता है और कहता है, हाय एडी मेरा नाम बॉबी है और हर कोई यहाँ पर ये सोचा कि मैं तुम हूँ। तो आगे से एडी बोलता है, हाँ मुझे भी अक्सर ये चीज सुनने को मिलती है। बॉबी बाद में बताता है, जैसे ही मैंने एडी की आवाज सुनी थी फोन पर, उसको ऐसा लग रहा था कि फोन के दूसरी तरफ से उसी की अपनी आवाज आ रही है। फिर बाद में एडी माइकल और बॉबी को अपने घर में ही इन्वाइट कर लेता है ताकि एडी और बॉबी ये सब देख सकें कि ये वाकई सच है, हम दोनों ट्विंस ही है ना। फिर माइकल और बॉबी दोनों बॉबी की गाड़ी में बैठते हैं और 2 घंटे की ड्राइव के बाद एडी के घर पहुंचते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं आधी रात हो रही होती है। सिर्फ एडी का घर ही होता है इस पूरे एरिया में जिसमें लाइटें जल रही होती हैं। तो माइकल और बॉबी एडी के दरवाजे पर चल के जाते हैं। अब जैसे ही बॉबी दरवाजा बजाने ही लगता है घर का, तो सामने दरवाजा फौरन खुलता है और सामने बॉबी के उसका एग्जैक्ट क्लोन खड़ा होता है। वो एडी होता है और एडी बॉबी की तरफ देख रहा होता है। उसको यकीन ही नहीं आता, ये दोनों डेफिनेटली आइडेंटिकल ट्विंस थे और ये बात दोनों को फौरन पता चल जाती है। माइकल कहता है, जैसे ही एडी और बॉबी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, ये दोनों हंसना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो ये दोनों टोटल स्ट्रेंजर
स्ट्रेंजर्स थे, लेकिन सेम टाइम पर इन दोनों का कनेक्शन भी फील हो रहा था। इन दोनों को पता था ये रिलेटेड हैं, ये हंस रहे थे, गले मिल रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। माइकल कहता है जैसे ही बॉबी अपना सर इधर उधर हिलाता था, एडी भी उसकी मिमिक करके इधर उधर हिलता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों शीशे में देख रहे हैं एक दूसरे को। कुछ ही अरसे में ये दोनों गुम हुए भाइयों के रिकनेक्शन की स्टोरी न्यूज डे तक पहुंच जाती है, जो कि बड़ा प्रोमिनेंट लोकल न्यूज़पेपर था न्यूयॉर्क का। वो डिसाइड करते हैं हम इस चीज को देखते हैं कि ये वाकई सच है। तो एक एडिटर जूनियर रिपोर्टर को इनकी तरफ भेजता है कि फिजिकली जाकर बॉबी और एडी को देखो कि वो दोनों ट्विंस हैं भी। जैसे ही वो रिपोर्टर इनको देखता है, उसको उसी वक्त पता चल जाता है कि ये सब सच है, ये दोनों रिलेटेड हैं। तो न्यूज डे इन दोनों भाइयों के बारे में बड़ी हार्ट वार्मिंग फेरी टेल स्टोरी को प्रिंट कर देता है कि किस तरह ये दो भाई इतने सालों बाद आपस में रिकनेक्ट हो जाते हैं, वो भी बाय चांस इस कॉलेज के अंदर। सब लोग इस चीज को पसंद कर रहे थे, लेकिन यहाँ से ये स्टोरी जबरदस्त से बिल्कुल अनबिलीवेबल चली जाती है। एक जवान लड़का होता है डेविड कैलमन, वो न्यूयॉर्क के इसी एरिया में ही रहता था। उसका दोस्त इसको आकर बोलता है कि तुम इस न्यूज आर्टिकल को तो देखो जरा, ये सालों से बिछड़े ट्विन भाई आपस में मिले हैं, क्योंकि ये दोनों ट्विन बिल्कुल तुम्हारी तरह लगते हैं। वो कहता है स्पेसिफिकली तुम इन दोनों के हाथों को देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है डेविड। डेविड अपने बड़े बड़े हाथों के बारे में जाना जाता था, और न्यूज में बॉबी और एडी की जो ज्यादातर पिक्चर्स थी उनमें इन दोनों के हाथ भी नजर आ रहे थे, और उनके हाथ भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो डेविड फाइनली उस न्यूज़पेपर को उठाता है और वो बॉबी और एडी की पिक्चर्स को देखता है, और वो ये देखकर बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है। ये दोनों बिल्कुल इसी की तरह लग रहे थे। और जब आर्टिकल में वो देखते हैं इन दोनों की बर्थडे तो 12 जुलाई है, इसकी बर्थडे भी 12 जुलाई होती है, और ये भी उसी हॉस्पिटल में ही पैदा हुआ था जिधर ये दोनों पैदा हुए थे। वो कहता है ये बहुत ज्यादा कोइंसिडेंसेस हैं, ये दोनों मेरे भाई हैं। तो डेविड एडी के घर के नंबर पे कॉल कर देता है। एडी की माँ कॉल उठाती है, वो कहती है कौन बात कर रहा है। डेविड कहता है हाय, मेरा नाम डेविड कैलमन है, मैं 12 जुलाई 1961 को पैदा हुआ था, और मैं इस न्यूज़पेपर आर्टिकल को देख रहा था जिसमें दो ट्विन ब्रदर आपस में मिले इतने सालों बाद, और वो दोनों बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे हैं, जिसमें से एक आपका बेटा है। वो कहता है शायद मैं तीसरा मिसिंग ट्विन हूँ। ये सुनने के बाद एडी की माँ के हाथ से फोन गिरता है, और वो चीख कर बोलती है ये तो कोने खुदरों से निकलते जा रहे हैं। तो एडी और बॉबी डेविड के घर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं और डेविड को देखते हैं, उनको फौरन पता चल जाता है ये हम में से ही है, ये हमारा तीसरा ट्विन है। और इनके मिलने के कुछ ही मिनटों में ये रेसलिंग करने लग जाते हैं, खुश होने लग जाते हैं, हंस रहे होते हैं। ऐसा था बेशक ये लोग स्ट्रेंजर्स थे, लेकिन किसी तरह ये एक दूसरे को जानते थे और इनका एक कनेक्शन था। डेविड के फैमिली मेंबर जब इस फर्स्ट इंटरेक्शन को देखते हैं इनके मिलने का, वो कहते हैं ये अब तक की सबसे हसीन चीज थी जो हमने देखी थी। इतना खूबसूरत मंजर था, ये बिछड़े हुए बहन भाई इतने सालों से फाइनली आपस में मिल गए। जब डेविड को पता चलता है वो तीसरा मिसिंग ट्विन है, उसके कुछ ही अरसे में न्यूज डे एक और स्टोरी करता है। वो बताते हैं असल में 3 मिसिंग ट्विंस थे, और अब वो आपस में रिकनेक्ट हो गए हैं। एक बार फिर से ये बड़ी जबरदस्त सिंड्रेला स्टोरी बन जाती है, और अब ये स्टोरी पूरी दुनिया में फैल जाती है। ये हर मैगजीन, हर न्यूज़पेपर के कवर में होते हैं। ये लोग हर टॉक शो के अंदर थे, और हर किसी के दिमाग में बस यही सवाल था, इन्होंने आपस में सिमिलैरिटीज क्या क्या डिस्कवर की। ये कहते हैं वेल, हम सब ने जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल में रेसलिंग की थी, हम तीनों एक ही सिगरेट पिया करते थे, हम सबको एक जैसा खाना पसंद था, लड़कियां भी हमें सेम टाइप की पसंद थी। और टॉक शोज में जब वो इन सवालों के जवाब दे रहे होते थे तो साफ दिखाई दे रहा होता था इन तीनों के सेम मैनर्स थे, और टॉक शोज में वो एक दूसरे को इंटरप्ट करके एक दूसरे के सेंटेंसेस भी पूरे करते थे। ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पर्सन थे। बेशक ये तीनों अलग अलग घरों में पले बड़े थे। लड़के इस अटेंशन को बड़ा इंजॉय कर रहे थे, वो इंटरनेशनल रॉक स्टार बन जाते हैं रातों रात, और ये तीनों एक दूसरे के बड़े क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, एक ही अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, इकट्ठे बाहर जाकर पार्टी करते थे, मैडोना से मिले थे। इनका ये जिंदगी का बड़ा हसीन हिस्सा चल रहा था, और इस सब में वो इस सवाल पर गौर ही नहीं कर रहे थे कि इनको बचपन में अलग ही क्यों किया गया था। लेकिन इन तीनों के एडॉप्टेड माँ बाप के दिमाग में बहुत सारे सवालात आ रहे थे। इनको एडॉप्शन एजेंसी ने ये बात बताई ही नहीं थी कि जिस लड़के को वो अडॉप्ट कर रहे हैं उसके 2 आइडेंटिकल सिबलिंग्स भी हैं। इनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो इन लड़कों के एडॉप्टिव पेरेंट्स एडॉप्शन एजेंसी के पास ही पहुंच जाते हैं, जिसका नाम था लुइस वाइस सर्विसेज, और ये न्यूयॉर्क में थी। ये बड़ी मोजिज एजेंसी थी। बेसिकली न्यूयॉर्क के बहुत ही अमीर और पावरफुल लोग इस एडॉप्शन एजेंसी को इस्तेमाल करते थे अगर उन्होंने कोई एडॉप्शन करनी होती थी। तो इनके पेरेंट्स इस एजेंसी को रीच आउट करते हैं। वो कहते हैं हमारे साथ मीटिंग करो और हमें सवालात के जवाब दो कि बच्चों को क्यों अलग किया था बचपन में। इसके पेरेंट्स न्यूयॉर्क जाते हैं। वो मीटिंग रूम के अंदर एंटर होते हैं। वहां पर इस लुइस वाइस के बड़े बड़े अफसर बैठे होते हैं। वो कहते हैं तुम लोगों ने जानकर हमारे बेटों को बचपन में अलग किया था। इनमें से एक एग्जीक्यूटिव बोलता है हाँ, हम लोगों ने जान के किया था। वो कहता है ये बड़ा मुश्किल होता है 3 बच्चों को एक ही घर में प्लेस करना।
करना। ये बात सुनकर डेविड का अडॉप्टेड फादर गुस्से में आ जाता है। वो कहता है ये बिल्कुल ही BS है। वो कहता है अगर तुम मुझे बताते कि इसके 2 और आइडेंटिकल सिबलिंग्स हैं, मैं खुद उन तीनों को अडॉप्ट कर लेता। एजेंसी बस अपने इस जवाब पर डटी रहती है। वो कहती है बस यही वजह थी हमने ये सब किया, सॉरी बस हम आपको यही बता सकते हैं। तो इनके पेरेंट्स बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, कहानी में और भी कुछ है। इनफैक्ट उनको ये फील हो रहा था कि ये एजेंसी उनसे झूठ बोल रही है कि इन्होंने इन बच्चों को क्यों बचपन में सेपरेट किया, लेकिन यहाँ से इनको कोई जवाबात और नहीं मिलते। तो ये इस एजेंसी से बाहर चले जाते हैं। अब जैसे ये लोग बाहर आते हैं, बॉबी के बाप को याद आता है ओहो मैं तो अपनी छतरी अंदर ही भूल गया। तो वो बड़ी खामोशी से मुड़ता है, अंदर जाता है। मीटिंग रूम के बिल्कुल साथ ही दरवाजे के उसकी छतरी पड़ी होती है। वो अपनी छतरी उठाते है और वैसे ही कमरे के अंदर झांकता है तो वही लोग जिनको ये अभी मिला था, यही लुइस वाइस सर्विसेज के बंदे, ये शैंपेन की बोतल अंदर खोलते हैं, हंस रहे होते हैं, कहके लगा रहे होते हैं और ये ऐसे चेयर्स कर रहे होते हैं एक दूसरे को जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अब बेशक बॉबी का बाप अंदर नहीं जाता उनका सामना करने कि भाई ये किस चीज की खुशियां मनाई जा रही हैं। उसको खुद से ही समझ आ जाती है कि इन लोगों ने हमें चकमा दिया और ये इस चीज की खुशियां मना रहे हैं। इन तीनों के अडॉप्टेड माँ बाप को पहले से ही शक था कि ये एजेंसी हमसे झूठ बोल रही है और अब तो बॉबी के बाप ने इनको सेलिब्रेट करते हुए भी देख लिया था। तो इनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं हम लोग वकील को हायर करते हैं, वो इस चीज की जड़ में जाएंगे कि हमारे बच्चों को क्यों अलग किया था बचपन में। शुरू में तो न्यूयॉर्क की बड़ी प्रेस्टिजियस लॉ फर्म खुशी खुशी तैयार थी इस केस को लेने के लिए, लेकिन कुछ ही ऐसे बाद ये लोग माँ बाप से वापस कॉन्टेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं वेल यहाँ पर थोड़ा मसला है इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर पेरेंट्स का ये मानना था ये जो अडॉप्शन एजेंसी थी लुइस वाइस सर्विसेज, इनके कुछ प्रोमिनेंट और पावरफुल क्लाइंट्स इन वकीलों पर प्रेशर डाल रहे थे कि तुम लोग इस केस की गहराई में ना जाओ। साफ जाहिर है यहाँ पर कोई सीक्रेट था जो ये नहीं चाहते थे बाहर आए। तो बदकिस्मती से यहाँ पर इन पेरेंट्स के लिए डेड एंड था। उनको नहीं पता था अब ये लोग किसके पास जाए मदद के लिए कि हमें इसकी इंफॉर्मेशन तो पता चले। तो टाइम के साथ साथ इनके पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई अब क्या किया जा सकता है। जहां तक इनके बेटों का सवाल है उनको ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ा इस चीज से। वो कहते हैं चलो अब तो एटलीस्ट हम एक दूसरे के साथ हैं ना। अगले कई सालों तक ये तीनों एक दूसरे से बड़ा क्लोज रहते हैं। ये अपनी फैमिलीज भी स्टार्ट कर देते हैं, आपस में फैमिली गेट टुगेदर भी बहुत किया करते थे। ये इनकी जिंदगियों का बड़ा हसीन लम्हा चल रहा था। एक पॉइंट पर तो ये तीनों भाई एक साथ बिजनेस भी स्टार्ट कर देते हैं और न्यूयॉर्क के अंदर अपना रेस्टोरेंट शुरू कर देते हैं जिसका नाम था ट्रिपलेट्स। पहले साल ये बड़ा सक्सेसफुल रहता है, $1 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। लेकिन अगले साल से ये भाई आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि बिजनेस को किस तरह चलाना है और कई तरीकों से इनका ये पहला मेजर झगड़ा था क्योंकि ये लोग एक दूसरे के साथ पले बड़े तो नहीं थे ना, तो पहले लड़ाई भी नहीं हुई थी इनमें। तो अब ये लोग पैसे के पीछे लड़ रहे थे और बिजनेस किस तरह करते हैं उसके पीछे लड़ रहे थे और बहुत जल्दी इनके मामलात खराब हो जाते हैं। इनमें से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार था ही नहीं। तो एक पॉइंट पर बॉबी बिजनेस ही छोड़ देता है। वो कहता है मैं तुम लोगों के साथ अब बिजनेस नहीं करना चाहता और उसका बिजनेस से निकलना तीनों भाइयों का रिश्ता ही खराब कर देता है। सबसे ज्यादा एडी इफेक्ट होता है इन भाइयों की लड़ाई में। वो सिर्फ ये चाहता था हम तीनों भाई आपस में साथ रहें और हम फैमिलीज आपस में अच्छा टाइम गुजारें और अब ये सब खतरे में था। एडी सवेयर डिप्रेशन में चला जाता है और वो 3 हफ्तों के लिए हॉस्पिटलाइज भी हो जाता है और हॉस्पिटल से आने के बाद वो अपनी जान ले लेता है। ये चीज बाकी 2 भाई और उनकी फैमिलीज के लिए तबाही से भी ज्यादा थी। उसी टाइम में ही एक जर्नलिस्ट जिसका नाम लॉरेंस वाइट था, उसकी हमेशा से आइडेंटिकल ट्विंस को लेकर बड़ी फैसिनेशन थी। उसको एक एब्सक्योर साइंटिफिक आर्टिकल मिलता है जिसका नाम था साइको एनालिटिक स्टडी ऑफ अ चाइल्ड। इसमें न्यूयॉर्क बेस्ड स्टडी थी आइडेंटिकल ट्विंस को लेकर, जिसमें बचपन में ही आपस में एक दूसरे से उनको अलग कर देते हैं और उनको अलग अलग एडॉप्टेड घरों में भेज देते हैं स्टडी करने के लिए। ये चीज क्लियर नहीं है कि वो लोग यहाँ पर क्या चीज स्टडी कर रहे थे या उनको आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों चाहिए थे इस स्टडी के लिए। इस आर्टिकल में लॉरेंस को ये बात पता चलती है कि जितने भी बच्चे इस स्टडी में इस्तेमाल हुए थे वो सारे एक ही एडॉप्शन एजेंसी से थे, वही सेम एजेंसी जिधर से ये ट्रिपलेट्स आए थे, लुइस वाइस सर्विसेज, वही न्यूयॉर्क में। तो लॉरेंस बॉबी को कॉल कर देता है। वो कहता है इस आर्टिकल के मुताबिक ऐसा लग रहा है तुम और तुम्हारे भाइयों को इस स्टडी के लिए इस्तेमाल किया गया। बॉबी और डेविड बड़ा गुस्सा होते हैं, उनको लग रहा था हमें लैब रैट्स की तरह ट्रीट किया गया है। वो कहते हैं जो इन्होंने हमें बचपन में अलग कर दिया था, क्या उस चीज का हमारी मेंटल हेल्थ पे तो कोई असर नहीं हुआ? शायद इस चीज ने एडी के डिप्रेशन में कंट्रीब्यूशन की हो और अनटाइमली डेथ में। लॉरेंस इस बारे में एक आर्टिकल लिखता है, यही ट्विन स्टडी जो इसने डिस्कवर की थी। जब वो ये पब्लिश करता है तो एक और सेट होता है ट्विंस का, उनको भी पता चलता है हम भी इस स्टडी का हिस्सा थे और वो भी इस चीज से एक दूसरे को इस तरह डिस्कवर करते हैं। ये दोनों लड़कियां भी डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रही थी। अब ये चीज इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रही थी कि शायद इस स्टडी की वजह से परमानेंट मेंटल हेल्थ डैमेज हो गई थी उन बंदों की जिनको इस स्टडी में इस्तेमाल किया था। इस पॉइंट पर डेविड और बॉबी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस स्टडी को करवाने वाला कौन था, बल्कि इसकी जगह वो ये
ये जानना चाहते थे कि उन्होंने ये करवाई ही क्यों थी, वो इसमें क्या देखना चाह रहे थे और इसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो इसके जवाब ढूंढने के लिए वो लॉरेंस के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वो लुइस वाइस सर्विसेज से कांटेक्ट करते हैं। वो ये बात एडमिट कर लेते हैं, हाँ ये स्टडी का ही पार्ट था, लेकिन वो मजीद इंफॉर्मेशन नहीं देते कि उन्होंने ये किया क्यों और इसके रिजल्ट्स क्या हैं। ये लोग इसकी गहराई में जाते हैं और इनको पता चलता है कि जो बंदा इस साइंटिफिक स्टडी का इंचार्ज था वो एक डॉक्टर था जिसका नाम था पीटर न्यूबावर। वो न्यूयॉर्क का बड़ा ही वेल नोन साइकोलॉजिस्ट था। लॉरेंस किसी ना किसी तरह इस डॉक्टर से इंटरव्यू कर ही लेता है, लेकिन डॉक्टर सीधा मुंह पर बोलता है मैं कोई सवाल के जवाब नहीं दे सकता और मैं कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दूंगा इस स्टडी के बारे में। और ये डॉक्टर्स अपनी डिस्कवरीज को कभी पब्लिश भी नहीं करता। जैसे ही 2008 में ये डॉक्टर मरता है, वो पहले से ही मेक श्योर कर लेता है कि इस सारी स्टडी को सील लगाकर येल यूनिवर्सिटी के आर्काइव में रख दिया ताकि कोई भी इसको एक्सेस ना कर सके 2066 तक। लोग सोचते हैं उसने इस स्टडी को पब्लिक करने के लिए इतना लंबा टाइम इसलिए चुना था ताकि ये गारंटीड हो कि जितने भी बंदे इस स्टडी में इस्तेमाल हुए हैं वो मर चुके हों जब तक ये पब्लिक में अवेलेबल हो, ताकि उसकी लेगेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके और उन सब बंदों की जिनको इस स्टडी में इस्तेमाल किया गया था। रिसेंट डॉक्यूमेंट्री में जिसका नाम 3 आइडेंटिकल स्ट्रेंजर्स है, डॉक्टर न्यूबावर की पर्सनल असिस्टेंट जिसका नाम नताशा जोसेफिट्स है उसका इंटरव्यू लेते हैं। वो इससे सवाल करते हैं क्या तुम ये चीज बता सकती हो कि ये स्टडी की ही क्यों गई थी, वो लोग टेस्ट क्या कर रहे थे और इसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। वो बताती है मैं कोई इस स्टडी का पार्ट नहीं थी, बस बाहर से थोड़ा इन्वॉल्व थी इसमें। वो कहती है ये जो भी कुछ कर रहे थे मुझे उसके बारे में पता जरूर था। वो कहती है इस स्टडी का पॉइंट ये था फाइनली ये चीज पता लगाना कि एट द एंड अल्टीमेटली जो भी बंदा बनता है क्या वो नेचर की वजह से बनता है या फिर परवरिश की वजह से बनता है। बेसिकली क्या आपकी सराउंडिंग की चीजें आपको शेप करती हैं कि एट द एंड आप क्या बनोगे, या इस चीज में आपका जेनेटिक मेकअप ही है, पहले से ही तय हुआ है कि आप लाइफ में क्या बनोगे रिगार्डलेस कि आप किस सराउंडिंग में पले बड़े हो। वो कहती है इसका रिजल्ट बड़ा कमाल निकलता है। वो कहती है इसका ताल्लुक आपकी परवरिश से है ही नहीं, इस चीज का ताल्लुक आपके जेनेटिक मेकअप से है। हम अनकॉन्शियसली एक स्पेसिफिक बिहेवियर और डिसीजंस की तरफ बढ़ते रहते हैं। हम सोचते तो ये है कि हमारी फ्री विल है, मतलब हमें लग रहा होता है कि हम खुद चूज करें चीजों को, लेकिन रियलिटी में ये सब कुछ पहले से ही तय हुआ है। स्पेसिफिकली इन ट्रिपलेट्स के केस में बॉबी को जानकर अमीर घराने में रखा गया था जिधर उसका बाप डॉक्टर होता है और इसकी माँ वकील होती है, मतलब पढ़े लिखे होते हैं। बॉबी यहाँ पलता है। एडी को इन्होंने दिया था जानकर एक मिडिल क्लास फैमिली में जिधर इसका बाप टीचर होता है और माँ हाउसवाइफ होती है। डेविड को एक लोअर क्लास हाउस होल्ड में रखा जाता है जिधर ये सारे इमिग्रेंट्स होते हैं, इंग्लिश इनकी सेकंड लैंग्वेज होती है और इस फैमिली की अपनी छोटी सी दुकान होती है। और नताशा कहती है इन पे स्टडी ये चीज दिखाती है कि बेशक इन तीनों को अलग अलग स्टेटस के घरों में रखा गया था, इसका इस चीज पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता कि ये अल्टीमेटली क्या बने हैं। वो कहती है मुझे नहीं पता ये स्टडी क्यों पब्लिश नहीं की गई, और कहती है उम्मीद है कभी ना कभी तो ये पब्लिश हो ही जाएगी। और अपनी डॉक्यूमेंट्री में एक डॉक्टर था जिसका नाम था लॉरेंस पर्लमैन, जो कि एक रिसर्चर था इसी स्टडी में ही। ये बंदा एक्टिवली हाउस विजिट करता रहता था इन तीनों लड़कों के घरों में। माँ बाप को ये लोग शो तो यूं कराते थे कि हम लोग एडॉप्शन एजेंसी की तरफ से रूटीनली फॉलो अप कर रहे हैं कि बच्चे सही पल रहे हैं इन घरों में, लेकिन रियलिटी में वो इस बहाने से इन पे स्टडी कर रहे होते थे। वो बाद में बताता है कि ये स्टडी सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक क्लास के इफेक्ट को देखने के लिए नहीं की गई थी, बल्कि इसका ज्यादा फोकस था डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग की तरफ कि उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। वो कहते हैं इन ट्रिपलेट्स के केस में हर लड़के को उनके रिस्पेक्टिव हाउस होल्ड में तब दिया गया था जब तक इनकी अडॉप्टिव फैमिलीज ने पहले से ही एक बच्चा अडॉप्ट नहीं कर लिया। वो जो पहला बच्चा था जो इन फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था वो टेस्ट सब्जेक्ट बन जाता है इस स्टडी के लिए, जिधर साइंटिस्ट इनके घरों में आते थे, बच्चे को स्टडी करते थे इस धोखे वाले फॉलो अप में। वही जो इन्होंने पेरेंट्स को बताया था कि हम तो सिर्फ एजेंसी की तरफ से फॉलो अप करें कि बच्चा सही पल रहा है, लेकिन रियलिटी में वो पीछे स्टडी कर रहे होते थे कि ये पेरेंट्स किस तरह पेरेंटिंग कर रहे हैं। जब इनको बेस लाइन पता चल जाती है कि इनका पेरेंटिंग स्टाइल इस तरह का है, तब ये इन ट्रिपलेट्स को इन तीनों घरों में भेजते हैं। इनको पहले से ही पता होता है इन घरों का पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है और ये तीनों इन घरों में किस तरह पले बढ़ेंगे, जिधर अडॉप्टिव फादर ही एक्स फैक्टर है। बॉबी का अडॉप्टिव फादर एक डॉक्टर होता है और वो घर में कम ही होता था, लेकिन वो बॉबी से प्यार बहुत करता था। डेविड का अडॉप्टिव फादर जिसकी अपनी दुकान थी, वो ज्यादातर डेविड के आसपास ही होता था, वो भी डेविड से बहुत ज्यादा प्यार करता था। एडी का अडॉप्टिव फादर एक टीचर था जो ज्यादातर उसके आसपास ही होता था, लेकिन वो बड़ा स्ट्रिक्ट था और एडी पे गुस्सा करता था और उसको सीधा भी रखता था और इससे बहुत कम ही प्यार जताता था। डॉक्टर पर्लमैन बाद में ये बात नहीं बोलता कि एडी और उसके बाप के रिलेशनशिप का कोई इफेक्ट था कि बाद में जाकर वो डिप्रेस्ड होता है और अल्टीमेटली अपनी जान ले लेता है। लेकिन इस केस में जो ज्यादातर करीब लोग थे वो यही चीज बिलीव करते थे कि एग्जैक्टली यही चीज हुई होगी जिसकी वजह से एडी मरा है।
डेविड और बॉबी की स्टेबल और हेल्दी अपब्रिंगिंग थी, लेकिन एडी की नहीं थी। तो एडी जब क्राइसिस को फेस करता है, जब ये भाई आपस में अलग होते हैं, एडी से ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। यही सेम लोग नताशा की बात से भी डिसएग्री होते हैं, जो नताशा ने बताया था, जो उन्हें स्टडी से मिला था कि जेनेटिकली चीजें पहले से ही तय हैं कि बंदा क्या बनेगा। वो कहते हैं अगर यही मामला है तो डेविड और बॉबी ने अपनी जान क्यों नहीं ली। अब क्योंकि अल्टीमेटली इस स्टडी को पब्लिश ही नहीं किया गया, तो हमें ये चीज पता ही नहीं है कि ये की ही क्यों गई थी, उसमें ये स्टडी क्या कर रहे थे और इसके रिजल्ट्स क्या हैं। इस बारे में हमारे पास बस अंदाजे ही हैं, जो हर किसी ने अपने अपने लगाए हुए हैं। साथ ही सेकंड और थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन है। बस हमें ये पता है इन ट्रिपलेट्स की फैमिली बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि इन्होंने ये स्टडी की है। उनको ऐसा लगता है इन्होंने हमारी जिंदगियां खराब कर दी हैं। ये 3 आइडेंटिकल स्ट्रेंजर्स की डॉक्यूमेंट्री के रिलीज के फौरन बाद ही बॉबी और एडी को अर्ली एक्सेस मिल जाती है इस स्टडी की, जो येल यूनिवर्सिटी में सील पड़ी हुई है। लेकिन जब वो देखते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम रिजल्ट देखकर बड़ा शॉक होंगे, लेकिन पता ये चलता है ये तो 10,000 पेजेस हैं, जिसमें बड़ी टेक्निकल इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। इसमें ज्यादातर चीजें एडिटेड थी, जिसको ये सही तरह पढ़ ही नहीं सकते थे। तो ये इस चीज को कंक्लूड ही नहीं कर पाते कि ये स्टडी की ही क्यों गई थी या इस स्टडी का क्या नतीजा निकला। ये सारी बड़ी ही मिस्टीरियस थी। 1980 में ही इस स्टडी को परमानेंटली बंद कर देते हैं, सेम उसी साल जब ये ट्रिपलेट्स एक दूसरे को डिस्कवर करते हैं। जहां तक उस एडॉप्शन एजेंसी लुइस वाइस सर्विसेज का सवाल है, और सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो इस स्टडी में इन्वॉल्व थे, उनमें से किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता जो ये लोग इस अनएथिकल स्टडी को कर रहे थे। तो बेसिकली हर चीज ही मट्टी के नीचे दब जाती है। तो बॉबी, डेविड और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स इन ट्रिपलेट्स के, इनके पास काफी सारे सवालात रह जाते हैं जिनके इनको कोई जवाब नहीं मिलते। इसके अलावा एक और स्टोरी है जिसको देखकर आपकी जान बच सकती है, क्योंकि इस बंदे ने जो गलती की थी आगे वो आप नहीं करोगे। इसने ऐसा क्या किया था, इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस बंदे के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।